तो अपने भारत के किसानों का और खुद का अपना न जाने कितने हजारों रुपए का हम अपना खाद का खर्चा बचा सकते हैं। कुदरत में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, पर हमें उनकी रिप्लेसमेंट पता होना चाहिए या हमें उनको डिस्पोज करके देने के तरीके पता होना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि कई बार हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं जिसके कारण हम उनका यूजेस नहीं कर पाते हैं। सो बेसिकली ये नहीं चाहिए, पूरा कंप्लीट नहीं चाहिए, टुकड़ा चाहिए, टुकड़ा। బాగా ముక్కలు అయింది వేస్ట్ అంట సార్ ఇక్కడే ఉంది సార్ గ్రాస్ కట్ सर ये अड़गदामु ये है ये उधर साइड में पड़ा हुआ है, ये साइड के अपोजिट साइड। हाँ, तो हमको क्या करना है कि सभी तरह के रिप्लेसमेंट बनाने हैं जो हम मिट्टी को केमिकल तरीके से देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस पर हमको पूरे कई सालों का अध्ययन लगा। हम भी पहले खाद बाहर से लेके आते थे, गोबर खरीदते थे, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट खरीदते थे, और भी कई जैविक खादें हम लेते थे। शुरू में सारे बीज भी हम बाहर से लेते थे, हाइब्रिड बीज ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन देखो धीरे धीरे जब हमने काम करते अभी पिछले 3-4 सालों में ऐसे हो गया कि 1 रुपए की खाद, बीज, दवाई हम बाहर से नहीं लाते। तो हमने इस पर डीपली जाके खूब काम किया है, हर चीज़ पर हमने वर्किंग की है, तब हमें चीज़ें पता चली हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, कोई भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी ने हमको बताई हो या किसी से हमने ली हो या फिर कहीं की कॉपी की हो या कहीं से पढ़ा हो। जो भी किया है पहले हम खुद करते हैं, करने के बाद जो बेस्ट होता है या जो ठीक है जिसके रिजल्ट आ जाते हैं उसको हम फिर लोगों को बताते हैं। बस सिंपल है हमारा काम। आप कभी भी फील्ड पे आएंगे हमारी, वो सारी चीज़ें आपको ज़मीन पे उतरी हुई मिलेंगी जो अभी तक हम आपसे कह रहे हैं, और वो और दूसरी जगह आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, कोई भी रिप्लेसमेंट की बात नहीं करता, हर कोई अपने एक फार्मूले की बात करता है। ठीक है, सो हर जगह आइडियोलॉजी पे कोई काम नहीं करता, फार्मूले पे सब कोई काम करते हैं। फार्मूले पे हम भी काम करेंगे क्योंकि ये भी अपने आप में एक फार्मूला है, पर इसकी आइडियोलॉजी को पूरा समझ के, ताकि उस आइडियोलॉजी के आधार पर हम अपना खुद का फार्मूला क्रिएट कर पाएं। सही है कि नहीं है? तो फार्मूला अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से बदल जाएंगे, पर आइडियोलॉजी कहीं नहीं बदलेगी, आइडियोलॉजी सेम रहेगी। अब आइडियोलॉजी क्या बोलती है? आइडियोलॉजी ये बोलती है कि हमको फॉस्फेट का विकल्प चाहिए। अभी हम रासायनिक की तरफ से डीएपी के माध्यम से या सिंगल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से फॉस्फेट मिट्टी को देते हैं। ठीक है, अब हम इसको विकल्प के रूप में चाहिए, तो फार्मूला क्या हो सकता है? फार्मूला बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रॉक फॉस्फेट डीएपी का विकल्प आपके पास कुछ और रिसोर्सेज में हो, हमारे पास कुछ और रिसोर्सेज में हो, और कहीं कुछ और रिसोर्सेज में हो। तो ऐसे करके हर एक चीज़ का आपके पास विकल्प अवेलेबल है। हमको क्या करना है? इनके विकल्पों पर जाके अध्ययन करके और इनके रिप्लेसमेंट तैयार करने हैं। अब हम सबसे पहले और सबसे बड़े खाद के बारे में बात करते हैं, जो कि फॉस्फेट और कैल्शियम है। ठीक है, ये जैसे नीम का पेड़ खड़ा हुआ है, इसमें आप ये बताइए सबसे ज़्यादा पार्ट क्या है इस पेड़ में? स्टेम है, लीव्स के, और पहले क्या है? स्टेम है ना, और सेकंड है लीफ, और तीसरा हमें कुछ नहीं दिख रहा इसमें। ठीक है, वो अभी नहीं दिख रहा, फ्रूट्स भी है पर दिख भी नहीं रहा, अभी है भी नहीं। और वो तो इसका जो मेजर पार्ट है, पत्तियों से ज्यादा स्टेम है, पूरा डालियां हैं, छोटे छोटे डंठल हैं और रूट है। ये सारा जो है, ये सारा काय से बना हुआ है? ये भर के लाए ना? अच्छा, ये इसको यहीं उड़ेल दो यार, ये सब यहीं उड़ेल दो। हाँ, सब उड़ेल दो। और लाएं कि बस अभी और है ना उधर तक? कितना होगा? बस इसका 3 दिन। अच्छा, इससे ज्यादा तो ठीक है, अभी बाद में ले आना, आप पहले बैठिए, है ना? रहने दो, इतना ही से हो जाएगा। सो हमको मेजर जो पार्ट है इसमें, मेजर पार्ट क्या है? स्टेम, रूट, ठीक है, और उसकी डालियां, फिर उसके बाद उसमें पत्तियां लगी हुई हैं। तो पत्तियों के अलावा जो भी इस प्लांट में है वो सारा कैल्शियम और फॉस्फेट से बना है। क्लियर हो गई बात? अब कुल मिला के अब आपको ये बात समझ में आ गई कि किसी भी प्लांट की बॉडी स्ट्रक्चर बनने के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है। ठीक है, अब इस एलिमेंट को हम डीएपी के रूप में अभी वर्तमान में केमिकल तरीके से देते हैं।
अब इसका हमको चाहिए जैविक विकल्प, क्या हो सकता है? तो हमने पता किया डीएपी का जो रॉ मटेरियल है वो रॉक फास्फेट पाउडर होता है, और रॉक फास्फेट पाउडर की 3 जगह हमारे इंडिया में माइंस है। एक उदयपुर राजस्थान में है, एक हीरापुर मध्य प्रदेश में है, और एक दिनाजपुर वेस्ट बंगाल में। भारत में 3 जगह इसकी माइनिंग होती है, और तीनों जगह अपनी अपनी कैपेसिटी पे ये मटेरियल निकलता है। 2 लाख टन निकलता है दिनाजपुर वेस्ट बंगाल की माइन से, 4 लाख टन निकलता हमारा हीरापुर एमपी की माइन से, और उदयपुर से निकलता 6 लाख टन। टोटल मिला के 14 लाख 12 लाख टन के आसपास की टोटल रिक्वायरमेंट हमारी कंट्री की रॉक फास्फेट की भारत से होती है। बाकी टोटल अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि कितना डीएपी डलता है टोटल कंट्री में, तो 36 लाख मेट्रिक टन एवरी ईयर एसएसपी और डीएपी के रूप में रॉक फास्फेट की हमारे को डिमांड होती है रॉ मटेरियल की। तो बाकी का रॉक फास्फेट जो है ना सिप से बाहर से आता है, जॉर्डन और इजिप्ट से। हाँ ठीक है, ये तो हो गई डीएपी के या एसएसपी के रॉ मटेरियल की बात। अब जब हमें ये पता है कि डीएपी का रॉ मटेरियल, सिंगल सुपर फॉस्फेट का रॉ मटेरियल, एनपीके का रॉ मटेरियल रॉक फास्फेट पाउडर है, तो क्यों ना हम यहाँ से उसको डीएपी प्लांट में जाने की बजाय हम अपने फार्म पे पहले ले आएं, और जैसा वहाँ पे करते हैं कि फॉस्फेट जो है पदार्थ के रूप में, सॉलिड फॉर्म के रूप में होता है, और उसमें एलिमेंट होते हैं, और प्लांट्स को एलिमेंट चाहिए होता है, ना कि सॉलिड पदार्थ चाहिए होता है। क्लियर? अब होता क्या है, डीएपी क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो रॉक फास्फेट में एलिमेंट है फॉस्फेट, उसको रिलीज किया जाए सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसी एसिड है जब उस पर डलती है रॉक फास्फेट पे, तो उसमें मतलब जो है ना जो रॉक फास्फेट में फॉस्फेट तत्व होता है वो रिलीज हो जाता है और पत्थर को वो छोड़ देती है एलिमेंट। ठीक है, तो वो सॉल्युबल हो जाता है, इसलिए डीएपी बनाया जाता है। तो अब सवाल ये है कि अगर हम रॉक फास्फेट को सॉल्युबल कर पाए, मतलब हम डीएपी का विकल्प तैयार कर लिए। ठीक है, तो अब इसकी सॉल्युबिलिटी के लिए 1980 से वर्क चल रहा था उदयपुर में, है ना। एक सोसाइटी, उसका नाम है प्रोम सोसाइटी, ये उस पर लगातार काम कर रही थी, और लगातार काम करते 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 2014 में गवर्नमेंट ने इसको अंडर एफसीओ ले लिया। ठीक है, अंडर एफसीओ का मतलब ये होता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, एफसीओ, और इस पे एक्ट लगता है ना। अब जो एफसीओ की गाइडलाइन में जो भी फर्टिलाइजर होते हैं, वो चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे वो केमिकल हो, उन पे एक्ट लगता है कि अगर आप वो बनाते हैं तो वो कानूनन आप उसके नॉर्म्स अगर पूरा कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो उसमें फर्टिलाइजर एक्ट लगेगा, आप पे जुर्माना लगेगा और जेल भी हो सकती है। ठीक है, सो कुल मिला के ये फर्टिलाइजर एक्ट बोलता है कि इसमें 10.42% फॉस्फेट चाहिए, 18% कार्बन चाहिए, और 0.5% नाइट्रोजन चाहिए, और कुछ पोटासियम चाहिए, ऐसे उसका नॉर्म्स है। तो ये लेकिन प्रॉम के रूप में गवर्नमेंट ने अंडर एफसीओ तो ले दिया कि अगर कोई इसको बनाएगा तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर बना सकता है वो। ठीक है, लेकिन ये पॉपुलर फिर क्यों नहीं हो पाया अगर डीएपी का ये विकल्प था तो? ठीक है, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं हो पा रही थी। लोगों ने बना तो दिया इसको, सरकार ने उसको एफसीओ में भी ले लिया, लेकिन वो सॉल्युबल नहीं हो पा रहा था, सॉल्युबल फॉर्म में नहीं जा पा रहा था, क्योंकि कमर्शियली वो पॉसिबल नहीं है। उसमें कई लोग पीएसबी कल्चर मिला रहे थे, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया डाल रहे थे, कई लोग जो है ना उसमें और तरीके से कुछ कर रहे थे। तो ये सारी प्रोसेसों में फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी नहीं होने के कारण वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। अब ये बात हमको 2012 में पता चली। हमारे सागर में ही एक विद्वान है, वो 1980 से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम भी कर रहे हैं, श्री आर के ठाकुर जी, और वो रॉक फास्फेट का भी बहुत बड़ा काम करते हैं। ठीक है, वो माइन से पूरा रॉक फास्फेट खरीदते हैं और फिर उसको साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और सभी जगह पर भेजते हैं, रैक के रैक भेजते हैं, पूरा ट्रेन का ट्रेन भर के, इतना बड़ा काम करते हैं वो। तो उन्होंने हमको बताया कि ये खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैविक खाद के रूप में। मैंने किया। अब फिर कहानी हमने अपने से शुरू की, क्योंकि जब वो हमारे हाथ में आया तो जब हमने उसको इस्तेमाल किया तो वही रिजल्ट हमें मिल रहे थे जो पिछले 1980 से लोगों ने काम करके लिए। अब इसके बाद हमने एडिशनली उसमें क्या किया कि हमने उसको सॉल्युबिलिटी के लिए गोबर को रॉक फास्फेट के साथ में मिला के 3 महीने तक उसको साथ में रख दिया। तो उससे फ़र्क ये पड़ा कि गोबर में जो एसिडिटी होती है, जब वो 3 महीने तक गोबर के साथ में लगातार रहता है कंटिन्यूसली, तो हल्की हल्की मात्रा में उसकी सॉल्युबिलिटी रिलीज हो जाती, मतलब हो जाती है। तो उसका फ़ायदा हमें थोड़ा और बढ़ के मिल गया।
अभी कमर्शियली लोग इतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको तो तुरंत गोबर के साथ पाउडर के साथ मिक्स करके और तुरंत रॉक फास्फेट मिक्सचर करके बोरी में भरना होता है, ठीक है। तो हमने ये किया तो इससे हमें 10-15% और रिजल्ट इंक्रीज करके मिले। फिर इसमें हमने और गहराई में अध्ययन किया, तो मैंने कहा और इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो गोबर के साथ में यूरिन को डाला, फिर काऊ यूरिन को, क्योंकि काऊ यूरिन में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, एसिडिक नेचर की होती है यूरिन, ठीक है, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रचुर मात्रा में होती है, बहुत सारी एसिड्स होती हैं। तो जब हम गोबर को, रॉक फास्फेट को और पीछे से यूरिन को उसमें मिला देते हैं तो फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी और तेज़ी से बढ़ जाती है। तो उससे हमें और फिर एक स्टेप और जाने का मौका मिला और उसकी सॉल्युबिलिटी आई। यहीं तक नहीं रुके, फिर इसके बाद 2000 अभी लेटेस्ट हमने 17 में एक प्रयोग और किया, वो ये कि हमें ये पता चला कि केंचुआ अपनी बॉडी से, अर्थवर्म अपनी बॉडी से करीब 22 टाइप्स के एंजाइम और 5 टाइप्स का एसिड्स को रिलीज करता अपनी बॉडी से ऑटोमेटिकली। वो उसको नेचर ने दिया हुआ है, मतलब उसको वरदान कह लो या जो भी स्पेशलाइजेशन कह लो, वो अपनी बॉडी से एसिड्स को रिलीज करता है। और अर्थबम को ज़मीन के अंदर इसलिए बनाया ताकि वो रेंग के वो एसिड्स और वो एंजाइम रिलीज करे, ताकि वो सारी चीज़ें प्लांट्स को मिलती जाए वहीं के वहीं। अब अर्थबम तो ख़त्म हो गए, तो अर्थबम को खोजने पे काम किया। हमको किसी ने एसिनिया फटेडा पकड़ा दिया था, है ना, भारतीय नस्ल का केंचुआ नहीं था। मैंने 4 साल उस पर काम किया, बाद में समझ में आया कि ये अर्थबम जो है ना काम का नहीं है, ठीक है। सो हमने फिर विड्रॉ करके अपने फार्म के आसपास या अपने फार्म से कोशिश करी मैंने उसको कलेक्ट करने की, और कलेक्ट करने के बाद एक प्रजाति हमको हाथ में लगी जो अर्थबम और मिट्टी और गोबर को दोनों को खाती है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अगर वो मिट्टी खाती है तो हम उसको गोबर के साथ में मिलाएंगे और रॉक फास्फेट भी उसमें मिलाएंगे, और रॉक फास्फेट गोबर और इसको खिलाएंगे दोनों के साथ में। और जब ये गोबर और रॉक फास्फेट खाएगा तो करीब करीब कुछ सॉल्युबिलिटी हम गोबर से ले लेंगे और बाकी की इसको मिक्स करके और इसकी बॉडी से निकालेंगे, तो ये पूरा सॉल्युबल करके बाहर कर देगा। तो इससे ये हुआ कि गोबर, रॉक फास्फेट केंचुआ जब खाता है तो वो पूरी सॉल्युबिलिटी कर देता है, और जो फिर वेस्ट वो करता है वो रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी होता है, उसको हम बोलते हैं वर्मी फास्ट। वो 2 टन पर एकड़ हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमने कल आपको बताया था। और इसका सिंपल प्रोटोकॉल है, आप गोबर को लीजिए, काउडंक लीजिए 75%, 25% रॉक फास्फेट पाउडर, दोनों को मिक्स करिए और उसमें इंडियन भारतीय नस्ल का आप अर्थवर्म उसमें ऐड करिए। रेशियो है तो। हाँ, 75% काउडंक और 25% रॉक फास्फेट पाउडर, ये दोनों को हमें ऐड करके और उसमें फिर हमको वो मिला देनी है। क्या इसमें यूरिन नहीं मिलाएंगे, फिर काउडंक डालना है ना, वो नंबर आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। हाँ, काउडंक 75% और 25% रॉक फास्फेट पाउडर, ठीक है, मिला के और उसमें फिर अर्थवर्म छोड़ने का, और वो भी इंडियन स्पीसीज का अर्थवर्म। तो इससे जो है ना आपका ये मल्टीप्लाई होगा, और एक फ़ायदा ये और भी होगा कि वो अर्थवर्म का जो कंपोस्ट है वो जब हम वहाँ पर अपने खेत में डंप करेंगे तो हमारे खेतों में भी अर्थवर्म होने लग जाएंगे, क्योंकि ये अर्थवर्म मिट्टी खा सकता है। तो कुल मिला के आप चाहे इसको खेत में करो या खेत के बाहर करो, आपका डेवलपमेंट 100% खेत में भी इम्प्रूवमेंट होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ तक इस वर्मी फॉस पे पहुँचे, 3 मंथ का वक्त लगेगा टोटल। तो ये एक बड़ा मैन्योर कहाँ मिलेगा ना, वो नंबर आपको देंगे, अभी आप फार्मूला समझिए केवल, वो सब दे देंगे। तो ये एक नंबर फार्मूला हुआ जिसमें हमने रिप्लेसमेंट ऑफ डीएपी तैयार किया, और इसको 2 टन पर एकड़ आप किसी भी अपने जो क्रॉप है उसको कल्टीवेट करने से पहले अगर देते हैं तो आपको डीएपी डालने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। ग्रेनाइट कटिंग करते हैं हाँ, ग्रेनाइट कटिंग करते हैं ना, उसमें चेक कराना पड़ेगा, अगर फॉस्फेट है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो मिनरल्स चेक कराना पड़ेगा, कई बार होता है ग्रेनाइट में फॉस्फेट होता है, पर कितना परसेंटेज है वो देखना पड़ेगा। ये रॉक फास्फेट अवेलेबिलिटी गुरुजी? हाँ, वो मैं आपको सर नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, सबको ग्रुप में सब कुछ देंगे, आप चिंता मत करो। हाँ हाँ, वो नंबर देंगे, क्योंकि भारत में 3 माइंस ही हैं, वहीं से आपको रॉक फास्फेट के कनेक्शंस मिल सकते हैं। सप्लाई टन्स ऑफ नॉट वो हो जाएगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आप 2-3 लोग वर्किंग करके भी बुला सकते हैं, और बहुत सस्ता मटेरियल है, 2.5 रुपीज़ kg का मटेरियल है वो, बहुत कोई कॉस्टली आइटम नहीं है वो,
ठीक है। It's not come under chemical. हाँ? नेचुरल नहीं नहीं, उसमें केमिकल कोई ऐड नहीं करना आपको। ठीक है, एक पूरे 50 किलो का डीएपी रहता है ना केमिकल नहीं क्या? होता, क्या बोलते एक बैग डीएपी के कंपैरिजन में ये कितना क्वांटिटी रहना पड़ता है? Here, 2 ton. 1 टन 1 टन। 1 टन। This mixture should be closed by anything, sir. 2 टन डालेंगे तो 2 बोरी डीएपी डाल दिया, समझ लो, 1 एकड़ में। हाँ क्या प्लीज? This should be after mixing these two, cow dung and rock phosphate. This should be closed by something. The shade should be kept. Where it should be kept. Preparation is not told. हाँ, कैसे रखेंगे? आपको हाँ वो रखने के लिए आपको 4 फीट चौड़ा पिट बनाना है, 2 फीट हाइट का पिट बनाना है, 4 फीट विड्थ, 2 फीट हाइट एंड लेंथ 10 to 12 फीट, लेंथ 10 to 12 फीट, विड्थ 4 फीट एंड 2 फीट हाइट। शेडो में देना, छाया में बनाना इसको, और इसके ऊपर जूट का बोरा ढकने का है ना, ये वाला जूट का ये, ठीक है। और इसके बाद फिर इसमें एरिएशन प्रॉपर थोड़ा पानी देना, और 20-20 दिन में इसको थोड़ा सा निकालना बार बार, क्योंकि ये एक बार में नहीं होएगा, Mix करना. मिक्स नहीं करना, बार बार निकालना आपको। वो तो अर्थबम बनाएगा ना, तो आपको उठा लेना है नीचे से। केचुआ जो है वो नीचे काम करेगा, ऊपर का ऐसे उठा के बाहर रखो। हाँ वो बनाते रहे। हाँ बस। सो अभी ये हमको पहला हमने बना लिया मैन्योर, जो हमारा रिप्लेसमेंट होगा डीएपी का, ठीक है, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प हम लोग बनाएंगे जो होगा पोटास का विकल्प, ठीक है। अब पोटास के विकल्प के लिए हमको क्या करना, पोटेशियम के, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में, अभी रसायन के रूप में हम उसे डालते हैं। अब हम उसे जैविक तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट जो पोटेशियम होता है, जो हमारे नेचर में अगर हम ढूंढने जाएं, तो जो गाजर घास होती है ना, जो यहाँ पे काफ़ी लगी हुई है, ये प्लॉट के साइड में भी दिख रही है, वो काफ़ी, वो हाँ कांग्रेस घास जिसे बोलते हैं, वो घास को आप कलेक्ट कर लीजिए और उसके चाप कटर से छोटे छोटे टुकड़े बना दीजिए। हाँ, टुकड़े बनाने के बाद आप 100 kg उस मटेरियल में 1 kg खड़ा नमक आपको डालना है, क्रिस्टल नमक, ठीक है। और उसको जो है वही सेम प्रोसेस 4 फीट विड्थ, 2 फीट हाइट एंड लेंथ जो है ना, हाँ 10 to 12 फीट करके, और उसको मिक्सचर बना के रख दीजिए, ठीक है। अगर वो नहीं मिलता है इन केस, नहीं मिलता है तो उसका बीज 100 kg पे 1 kg साल, हाँ मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं बीज जो रहता है ना वो नाश होता है, सब खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर वो नहीं है, हाँ मैं कर रहा हूँ गाजर घास और उसपे हाँ, अगर मान के चलो नहीं मिला, तो जो भी फार्म का वेस्ट हो आपके पास, लाइक ये वेस्ट रखा हमने, किचन वेस्ट भी रखा, ठीक है, जो भी वेस्ट हो, ग्रीन हो ड्राई हो, सभी तरह का कचरा, ठीक है, सभी तरह का वेस्ट हम लेंगे, वेट करेंगे लगभग 100 kg के आसपास अगर वेट है, तो उसमें 1 kg साल्ट मिलाएंगे। अभी हम लोग वो करने वाले हैं, यहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल है उतना तो कर ही देते हैं। जैसे ये हमारा कचरा है फॉर एग्जांपल, अभी ये देखो, इसमें ये सूखा भी है, मतलब ड्राई भी है, और हमारे पास ये छिलके भी हैं, ठीक है, ये सब भी चलेगा, ठीक है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये जो साल्ट है वो डालने वाले हैं। ये क्रिस्टल सॉल्ट ऑलरेडी आपको मिलता है, जो है आकाश जी, हाँ बताइए, ये जो आयोडाइज्ड क्रिस्टल सॉल्ट है, तो कौन सा क्रिस्टल सॉल्ट नहीं, आपको नॉर्मल क्रिस्टल सॉल्ट लेना है, ये आयोडाइज वाला नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। ये ओपन में ही मिलता है, और ये पैकेट में, रैपर में नहीं आता है, ये इसके जूट के बोरे में आता है, और इतना बड़ा बड़ा ढेला होता है वो क्रिस्टल वाइट कलर का, हाँ वो लेना है हमको, ठीक है। ये तो ठीक है, प्रोसेस किया हुआ है या जो भी हो, थोड़ा आजकल मिलना मुश्किल है। नहीं मिलता है, मिलेगा। काला रहता है वो पैकेट से हमको देखो इसको हम लोग इसको जो है ना प्रॉपर ऐसे मिला देंगे, लगभग मान के चलो ये 50 kg के आसपास समथिंग मटेरियल होगा, तो ये हमने ½ kg मिला दिया। अब हम इसको पूरा मिक्सचर कर देंगे। मिक्सचर करने के बाद हल्का सा इसमें मॉइस्चर डालेंगे। मॉइस्चर कितना डालना कि ये
थोड़ा सा गीला हो जाए, एकदम ये सूखा ना रहे। मॉइस्चराइज करने के बाद, प्रॉपर मिक्सिंग करने के बाद 4 फीट विड्थ, 10 to 12 फीट लेंथ और 2 फीट हाइट का हमको पिट बनाना है शेडो में, छाया में, या तो कंप्लीट शेडो, या तो मल्टीलेयर का शेडो, या तो पेड़ का शेडो, ट्रीज का शेडो, राइट। और उसमें फिर ये जूट का बोरा हमको तुरंत ढक देनी है। फिर हम आफ्टर 20 डेज बाद इसको जूट के बोरे को हटाएंगे, इसको थोड़ा सा पलटी करेंगे, एंड पलटी करने के बाद अगर मॉइस्चर थोड़ा सा लॉसेस होगा फिर हम रिपीट थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर डालेंगे, एंड फिर से हम जूट का बोरा ढक के 20 दिन के लिए फिर छोड़ देंगे। आफ्टर 20 डेज फिर हम रिपीट ये करेंगे। ऐसे 3 बार हम ये अल्टा पलटी करके थोड़ा सा यूरिन डालेंगे, काऊ यूरिन, और ये 70 to 90 डेज में एकदम रेडी हो जाएगा। पोटाश का विकल्प है। इसमें अर्थवम नहीं छोड़ना, इसमें कुछ नहीं, इसमें केवल कचरा और नमक, 2 चीजें बस। 1 एकड़ को कितना पोटाश है? 1 एकड़ को 500 kg डालने का, ठीक है। आपका रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम तैयार। तो जो भी आपके पास वेस्ट हो, आप एक मार्किंग करके अपने फार्म पे छोटा सा पिट बनवा लीजिए, आधा फीट उसको खोद लीजिए, 4 फीट चौड़ा कर दीजिए। जितना भी कचरा आता है या निकलता है वो सब आप भरते जाइए। भरने के बाद उसमें नमक मिला के और ऐसे ऐसे करके फावड़े से उसको मिक्स कर दीजिए और बोरे से ढक दीजिए। और अगर हम लोग अपनी प्लानिंग में चले गए, जो हम लोगों ने डायग्राम अभी देखा है, उसमें ट्रेंच तो बनाई है ना आपने घेरा करके, सबसे बेस्ट है उसका ट्रेंच का फर्टिलाइजर बनाने में यूज करिए, ठीक है। जो भी आपके फार्म का वेस्ट निकले वहीं के वहीं जाके नाली में डंप कर दो। जो भी किचन वेस्ट निकले आप एक मार्क कर लो कि हाँ भाई इतने से इतने एरिया में हमको डंप करना है। और जब वो पूरा भर गया ऊपर से ऊपर तक, तो जाके आप फिर नमक का वो करके वो ढक के रख दो। और अगर मान के चलो आप नमक नहीं डाल पाए तो ठीक है, बारिश में ऑटोमेटिकली पानी और मिट्टी आएगी तो वो कंपोस्ट कर देगी, ठीक है। पर वो पोटेशियम नहीं कहलाएगा, वो नॉर्मल कंपोस्ट कहलाएगा। ये डाल के बनाएंगे तो ये पोटेशियम कहलाएगा। लाइफ 6 मंथ to 1 ईयर तक आराम से रख सकते हैं, है ना। हाँ, पर एकड़ 500 kg डलेगा तो पोटेशियम की आपकी जो रिक्वायरमेंट है खेत की वो खत्म हो जाएगी। और इससे चमक अच्छा आएगा, दाना अच्छा आएगा, साइज अच्छा आएगा, गूदा पल्प अच्छा आएगा, सारी क्वालिटी रिपेयर हो जाएगी। कब डालना है ये पोटाश? ये पोटाश भी बेसल डोज में ही डालना है। जब हम क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे या फसल को जब खेत में लगाएंगे उसके जस्ट पहले हमको ये डालेंगे। ये बोरी में रख के स्टोर कर सकते हैं। हाँ, स्टोर कर सकते हैं, है ना। वो अपने शेडो में कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, या ऐसे ही ओपन में भी ढेरा लगा के, पर शेडो में इसको स्टॉक बनाया जा सकता है। फार्म के लिए फर्स्ट टाइम फार्म यूज कर रहे तब अगर ये कोई फार्मर बना रहा है तो आप ले सकते हो, और नहीं बना रहा है तो ठीक है, इसको बगैर डाले आप फिर शुरू करो, ऐसे भी कर सकते हो। फिर जब सेकंड उस पे आ जाओ राउंड पे, तो फिर ठीक है अपना बना होगा। क्योंकि ये कोई बना के ऐसे बेचता नहीं है और ना ही कोई ऐसे मिलता है। ये तो ठीक है अपना इंडिविजुअली प्रैक्टिसेस है, तो ठीक है अभी प्रमोट कर रहे हैं इसको, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं ना। ये आर्चेट को भी लगेगा ये। हाँ, 90 डेज रखना है या 60 डेज? नहीं 70 to 90 डेज में ये बन जाएगा। जरूरी नहीं 70 में ही बने, हो सकता है आपके इतने बड़े बड़े पैलेट होंगे तो ये कंपोस्टिंग में थोड़ा 10 दिन और ले जाएंगे, और अगर आपने छोटे छोटे पीसेस कर दिए तो वो 60 डेज में ही खेल हो जाएगा। सॉल्ट है 100 kg पर 1 kg, 100 kg पे 1 kg। ऑर्चर्ड में आपको मंथ सेलेक्ट कब करना है? जब किसी भी प्लांट्स का फ्रूटिंग स्टेज आता है उसके 2 मंथ पहले। हाँ, अच्छा उसमें मिक्स आ रहा है तो ठीक है, फिर आप उसको लगभग बारिश के तुरंत बाद करें। हाँ, बारिश के बाद फिर सबको एक जैसा करें आफ्टर रेन। गाजर घास का नहीं बोले। गुरुजी नाइट्रोजन का भी देखिए, गाजर घास को हम छोटे छोटे पैलेट बना लें, मतलब उसके छोटे टुकड़े करना, और बस 500 किलो गाजर घास पे 5 किलो नमक मिलाना।
हाँ 100 per kg 100 kg का दो ही चीज चाहिए, 100 kg पर 1 kg साल्ट, salt बस उतना ही है। बस इतना ही है बस। कितना दिन तक रखना है वो 70 to 90 डेज तक रखेंगे। नाइट्रोजन क्या टोबैको लीव्स इसमें नहीं लेनी, नहीं लेनी। आकाशी by applying this waste decomposer द्रवजीवामृतम और lab it can be decomposed within 1 month. डिकम्पोजर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको डिकम्पोज करने के लिए कर सकते हैं। हाँ आप सुनिए, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। गुरुजी नाइट्रोजन के कुछ है नहीं बता रहा हूँ ना मैं। फॉस्फेट के बाद अब हम आ जाते हैं तीसरे बड़े एलिमेंट के लिए। ये तो हमने कैल्शियम और फॉस्फेट की विकल्प की बात करी, फिर जो हमने रॉक फॉस्फेट से दे दिया। अब हम दूसरे बड़े विकल्प की बात करने जा रहे थे, वो है कचरा और नमक से बनी हुई खाद। जो हमने कोई भी वेस्ट को नमक ऐसे ऊपर से छिड़क दीजिए और फिर इसको फावड़े से तो प्रॉपर ऐसे करना मिक्सिंग, ताकि हर एक उस पर मिल जाए। और अगर मान के चलो ऐसे ना कर पाए तो नमक को पानी में घोल लेना, ठीक है, और फिर वो पानी छिड़कने का, ताकि वो प्रॉपर वो हो जाए। फिर जाके ये पोटास में कन्वर्ट हो पाएगा 70 to 90 डेज में। ये दूसरी बड़ी खाद है। तीसरी बड़ी खाद है नाइट्रोजन का, जो यूरिया। नमक क्या काम करेगा ये एक्चुअली क्या है ना, पोटास को रिच बनाएगा इस मैन्योर के माध्यम से, इस मतलब इसमें जो कार्बन है उसके माध्यम से, है ना। तो अब तीसरी बड़ी जो खाद है वो है नाइट्रोजन। अब देखो कुदरत में नाइट्रोजन 70% अवेलेबल है, ठीक है, पर हमें चीज़ों को पता नहीं है, चीज़ें हमें पता नहीं है, तो हम उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें करना क्या है कि इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन का तो इस्तेमाल बैक्टीरिया करेंगे, वो तो उनको अपन ने छोड़ दिया उनके काम पे। पर हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, तो आपके पास जो भी प्लांट का वेस्ट है, पर उसमें चलेगा ग्रीन, ठीक है। पहले तो आ जाओ काउडंग पे। काउडंग में ऑलरेडी काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, पर नाइट्रोजन मूवेबल एलिमेंट होता है। मूवेबल का मतलब गाय ने गोबर किया, वाष्प बन के वो उड़ जाता है और वो इन्वायरमेंट में मिल जाता है। फिर उसका हमें नाइट्रोजन का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में इवापोरेट हो गया। अब हो क्या रहा है, हमारे इंडिया में एक कल्चर सेट है, गाय ने गोबर किया, हम जाके उसको ढेर लगा देते हैं। जैसे अभी ये गोबर पड़ा फॉर एग्जांपल, क्या हो रहा है, धूप पड़ रही, हवा पड़ रही, इवापोरेशन चालू है। तो इवापोरेशन के कारण हमारा पूरा उसका जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो इवापोरेट हो जाता है। तो हमको गाय के गोबर से अगर नाइट्रोजन को कलेक्ट करना है, तो सबसे पहला थिंक है कि सेम डे गाय के गोबर का घोल बना के उसको गोबर गैस में डाल दो। गोबर गैस से वो मीथेन, बायोगैस से मीथेन निकल जाएगा, और जो लिक्विड सेलेरी निकलेगा उसमें नाइट्रोजन बराबर है अभी, हाँ, तो वो नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में है अभी उसमें, ठीक है। अब क्या होगा, हम क्या करते हैं कि एक जैसे ये बायोगैस है, हमने यहाँ से गोबर फीड किया, ये बायोगैस का सेलेरी यहाँ पे डंप हुआ। अब यहाँ पे हम बड़ा सा जाली बना देते हैं, जितना बड़ा ये त्रिपाल है ना, इतना बड़ा एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें हमने जाली डाल दी इसके ऊपर, हम भी चल सकते हैं, और फिर वो सेलेरी इस पे लगातार गिरती रहती है। तो सॉलिड मटेरियल ऊपर रहता है, और बूंद 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 करके वो जाली से नीचे लिक्विड कलेक्ट होता है। और इसमें अंडरग्राउंड एक टंकी बना दो आप, या तो बड़ा टंकी लगा के रख दो, या फिर कंक्रीट का बना दो, तो उसमें जाके वो लिक्विड कलेक्ट होता रहता है। वो लिक्विड सॉलिड रूप से हमारी नाइट्रोजन का शुद्ध विकल्प है। अब उसको हम 500 लीटर एवरी क्रॉप, टोटल पीरियड ऑफ क्रॉप हम देते हैं पानी के साथ में, तो हमें यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक विकल्प, ये एक ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2, वो अपनी साइज के हिसाब से बना सकते हैं सर, है ना, जो भी हमारे पास साइज है। ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन का, अगर मान के चलो हमारे पास गोबर उतना नहीं है अवेलेबल, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप जो है ना, आपके पास जो भी लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स में बहुत रिच मात्रा में नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स या कोई भी क्रॉप्स का वेस्ट, लाइक जैसे मान के चलो अभी लौकी हमारी क्रॉप्स है, अभी लौकी निकलना ख़त्म हो गया अभी, लेकिन उसका जो प्लांट्स है वो ग्रीन है,
लीव्स भी कुछ कुछ ग्रीन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, वो तुरंत निकलना आज बंद हुआ, आज ही हम उस क्रॉप का पूरा वेस्ट कलेक्ट करेंगे ताकि उसका नाइट्रोजन सूख के एवापरेट ना हो पाए। हमने सारा कलेक्ट करके उसके टुकड़े बना दिए और टुकड़े बना के हम जाके एक टैंक में उसको भर देंगे पानी के साथ मिक्स करके। जितना वेस्ट उतना पानी, अगर 100 kg है वो वेस्ट तो 100 लीटर पानी भर दिया एक टैंक में, सिंटेक्स टैंक में भर दिया एग्जाम्पल, और उसको एयर टाइट करके पैक करके रख दिया। कब तक रखा रहेगा? 1 मंथ तक। कुछ भी नहीं छेड़ा छाड़ी करनी है आपको, 1 महीने तक वो उसमें अंदर रहेगा। अब फिर क्या करना है, 1 महीने के बाद में उस टैंक के नीचे छोटा सा छेद करके, या हम पहले ही छेद कर लेंगे और उसमें टोंटी वाला नल लगा देंगे जो इधर लगा हुआ है, और फिर जाके 1 मंथ के बाद हम उस नल को खोल देंगे। उसमें से जो लिक्विड निकलेगा वो शुद्ध यूरिया का विकल्प है, 100% नाइट्रोजन, ठीक है। वो अभी लिख के देने वाले हैं। देखिए जितना भी हमारे पास क्रॉप्स का ग्रीन वेस्ट है, ड्राई वेस्ट की बात नहीं हो रही, ओनली फॉर ग्रीन वेस्ट, ठीक है। वो चारा भी हो सकता है, ठीक है। हमने गायों को चारा खिलाया, उन्होंने कुछ छोड़ दिया, हमने वो सारा उठा के और उसके टुकड़े बना के और टंकी में भर दिया, ठीक है। फिर हमारी कोई क्रॉप का वेस्ट निकला, अभी जैसे देखा ये जाली पे लौकियां लगी हुई हैं पर उनमें अब फल नहीं आ रहे हैं, फल चुकी वो लौकियां, पर अभी प्लांट ग्रीन है तो उसमें नाइट्रोजन है। हम लोग क्या करते हैं, उस प्लांट में से कुछ नहीं निकल रहा, छोड़ देते हैं, जब वो सूख जाता है फिर हम निकाल के फेंक देते हैं, नाइट्रोजन उसकी सारी उड़ गई। तो हमने क्या करना, उसी स्टेज पर इसको कट करके इसके पैलेट बना दें, छोटे छोटे टुकड़े बना दें, टुकड़े बना के उसको टंकी में उतना पैलेट उतना पानी, मतलब 100 kg अगर पैलेट हुई हमारा कसरा हुआ वो, तो 100 लीटर हमको पानी मिला के टंकी में एयर टाइट पैक करके रख दो। इससे क्या होगा कि इसकी वाष्प 1% भी नहीं उड़ेगी और इसका जो विघटन है वो माइक्रो लेवल पे हो जाएगा, समझ गए ना। और फिर नीचे 1 महीने के बाद हम उसकी नल से लिक्विड बूंद बूंद करके गिराएंगे, वो प्योर नाइट्रोजन होगा। एनारोबिक होते हाँ, अरे हाँ। अब वो नाइट्रोजन को आप मतलब कलेक्ट कर लो और उसको फिर 100 लीटर के आसपास एवरी क्रॉप एक सीजन में, जैसे मान के चलो 4 मंथ का एक क्रॉप साइकिल है किसी क्रॉप का, या 6 मंथ का है, तो 6 मंथ में 100 लीटर पिलाने का, थोड़ा थोड़ा करके। No aeration. नहीं, We should not put any holes. हाँ, नॉट एरिएशन, है ना। सो ये हमको 4 महीने का साइकिल हुआ, 6 महीने का साइकिल हुआ, तो 6 महीने के साइकिल में हमको वो पानी के साथ में एड करके 100 लीटर नाइट्रोजन ये देने का। ड्रिप से भी दे सकती हैं, वाटर सॉल्युबल होगी, ठीक है। ये खराब नहीं होगा? नहीं, ये खराब भी नहीं होगा। ये पर एयर टाइट ड्रम में अगर निकल आया फिर यूज नहीं हुआ तो ठीक है, एयर टाइट ड्रम में आप साइड में अपने स्टोर वाले ब्लॉक में रख दो, ठीक है, किचन में रख दो अपना, स्प्रे भी कर सकते हैं। After 1 month, फार्म किचन में रख दो। टैंक साइज डिपेंड ऑन फार्म साइज, है ना। अगर 1 एकड़ का फार्म है तो 500 kg का एक टैंक सफिशिएंट है ना। और फिर बड़ा है तो फिर ठीक है, स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। 1/2 लीटर 14.5 लीटर वाटर में ऐड करके आप इसे स्प्रे में भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ये दूसरा विकल्प था। एक और विकल्प है तीसरे विकल्प के रूप में हम लोग एजोला ग्रास को उगाते हैं, है ना। एजोला ग्रास नाइट्रोजन का भरपूर रिसोर्सेज होता है और उसको आप इस शेडो में, मल्टी लेयर के शेडो में आप 1/2 फीट एक छोटा सा गड्ढा करें, 1/2 फीट खोदना है केवल, 6 इंच, और विड्थ 4 फीट और लेंथ 15 फीट, है ना। और उसमें 2 kg 6 inch deep. हाँ 6 इंच डीप, Depth. Okay. 4 फीट विड्थ 4 feet width. और okay. 15 फीट लेंथ, हाँ 15 15 feet लेंथ। और फिर उसमें क्या करिए कि उस खड्डे में पतली पॉलीथीन बिछा दीजिए, बहुत पतली, फिर पानी भर दीजिए उसमें, सादा पानी, नॉर्मल वाटर, कितना, 4 इंच। और फिर उसके बाद जो है ना उसमें 2 kg सॉइल, 2 kg कंपोस्ट और 2 kg लाइम पाउडर। कंपोस्ट से 2 kg सॉइल अपने फार्म का, 2 kg कंपोस्ट और 2 kg लाइम, ठीक है, लाइम पाउडर या लाइम स्टोन मिल जाए। इन सब को उतना जो एरिया है उसमें आप पूरा मिक्सर करके घोल दीजिए
और फिर जाके आप एजोला के जो सीड्स हैं थोड़ा सा जाके 250 ग्राम उसमें छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होते जाते हैं। पानी आप ध्यान रखना कि आधा फीट नहीं भरना, 4 इंच तक भरना। अगर ज़्यादा भर दिए तो एजोला की जो रूट है वो नीचे नहीं जा पाएगी और वो तैरते तैरते ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो 4 इंच का पानी भरना और 2 इंच ऊपर खाली रखना और टोटल गड्ढा होगा 6 इंच का। समझ में आ गई बात? और फिर इसमें ये मिक्सचर बना के पानी, सादा पानी भर के और फिर ठीक है सीड छोड़ दिया, वो मल्टीप्लाई होता जाता है। और ये 1 वीक में लगभग समथिंग वो फैल के मल्टीप्लाई काफ़ी हो जाएगा। और फिर उसमें से 250 ग्राम आप निकालेंगे और उसका पेस्ट बना देंगे मिक्सी में और उसको 15 लीटर वाटर के साथ में ऐड करके अगर स्प्रे करेंगे तो वो भी यूरिया का काम करता है। 250 ग्राम एजोला ग्रास एंड 15 लीटर वाटर। 1 एकड़ के लिए बस होगा यार। 1 एकड़ के लिए नहीं, ये एक स्प्रे के लिए है, मतलब 15 लीटर वाटर का सॉल्यूशन है। फिर वो कुछ एरिया में होगा वो उतना सॉल्यूशन, पूरे एरिया में नहीं होगा। अजोला जानवरों को भी अच्छा होता है। yes, हाँ? जानवरों को हाँ, उनके लिए भी होता है। అంటే ఇప్పుడు हाँ August, हाँ this green leaves we can collect from forest area, some we can collect and we can keep గ్రీన్ हाँ green leaves. हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल भी। कोई भी एवरी प्लांट का ग्रीन कलर होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन में ही नाइट्रोजन है। अदरवाइज वो जैसी ड्राई हुई नाइट्रोजन एवापरेट हुई, क्योंकि मूवेबल फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऐसे करके हम नाइट्रोजन का एक बड़ा विकल्प तैयार कर सकते हैं। ये चारों एलिमेंट हमारे फुलफिल हुए, जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट का विकल्प तैयार किया हमने, दूसरा हमने नाइट्रोजन का विकल्प तैयार किया और तीसरा पोटेशियम का विकल्प तैयार किया। अब हमको चाहिए 4th नंबर का, वो चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट का विकल्प। और फॉस्फेट में ऑलरेडी कैल्शियम और फॉस्फेट 2 ही चीजें होती हैं, हाँ वो कंबाइंड है। तो अब हमको चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए 5 एलिमेंट को मिला के, 5 मटेरियल को मिला के हम एक साथ में रखते हैं और वो 5 डेज में कंप्लीट माइक्रोन्यूट्रिएंट का एक सब्स्टिट्यूट तैयार हो जाता है। और उसमें क्या होता है, फ्रेश काउ डंग चाहिए 20 kg इंडियन काउ का फ्रेश काउ डंग। ठीक है, 20 kg फ्रेश का मतलब 24 आवर तक का चलेगा। हाँ ठीक है, सो 20 kg काउ डंग चाहिए, 20 लीटर काउ यूरिन चाहिए, और ये फ्रेश भी चल सकता है और ओल्ड भी चल सकता है। हाँ ओल्ड, ठीक है। फिर 3rd चाहिए हमको 2 kg जैगरी। जैगरी हाँ कितना 2 kg 2 kg नेचुरल जैगरी। हाँ। फिर हमको चाहिए 2 kg मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक। हाँ मस्टर्ड केक। अब आप ये नहीं कहना कि हमारे उधर नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है। अगर नहीं होता तो लाके रखो, है ना। अब चाय पत्ती, आप चाय बनाते हैं ना, तो चाय पत्ती तो आपके किचन गार्डन में नहीं होती ना, लाके रखते ना। ऐसे ही फार्म का जो गार्डन वो होगा ना, किचन, उसमें मस्टर्ड केक चाहिए और वो लाके रखना होगा। ठीक है, ऑयल निकाल के जो एक्सट्रैक्ट। हाँ। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट चाहिए इसमें 2 kg जैगरी हो गया ना। जैगरी हो गया, मस्टर्ड केक हो गया। अच्छा, तो क्या 4 आइटम। काऊ डंग हो गया, काऊ यूरिन हो गया। हाँ 2 kg उड़द दाल का आटा चाहिए हमको। ओके, 2 हाँ kg 2 kg उड़द दाल का आटा, वो ब्लैक ग्राम। हाँ ब्लैक ग्राम का आटा। हाँ जिसका आप लोग इडली बनाते हो। हाँ आकाश जी, हाँ विथ स्किन विदाउट स्किन। विद स्किन भी चलेगा, विदाउट स्किन भी चलेगा, जो अवेलेबल मिल जाए। सस्ता लेना जैसे में मिले। ठीक है, तो हमने ये 2 kg ये मिला दिया। अब सबका हमने मिक्सचर करके एक सॉल्यूशन बना दिया, लिक्विड बना दिया। Water should be वाटर एडिड यूरिन में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन अगर हो सकता है गोबर काउडंग काफी सॉलिड हो, तो सॉलिड होने पे वो डिजोल्व नहीं होएगा। तो हमको क्या करना, थोड़ा सा पानी मिला दो, इतना कि वो सॉल्युबल हो जाए। फिर उसको कपड़े से मुंह बांध के रखना, पतले कपड़े से, तो ये ड्रम में ताकि हल्की सी एयर जाए, लेकिन मच्छर, मक्खी, तितली, ये इंसेक्ट ना जाए। राइट, और 5 डेज तक रखना, और ये ड्रम छाया में रखने का।
ठीक है, धूप में नहीं। आप पेड़ की छाया में रखो या अपना किचन में रखो, किचन बोले तो फार्म वाली किचन में, ठीक है। और उसमें 5 दिन के बाद उसको ज़्यादा पानी मिला के और हर एक क्रॉप को मतलब एवरी 20 डेज में आप रिपीट करो, ज़्यादा पानी मिला के। जो भी तरीका हो, आपको पानी बहा के देते हैं पानी बहा के दे दो, आपको और कोई तरीके से देते हैं तो और कोई तरीके से दे दो। इससे माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो डिफिशियंसी है वो प्लांट की रिफिल होगी और कभी आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट बाहर से लाने की जरूरत नहीं होगी। एवरी 15 to 20 डेज में रिपीट करना है, कोई भी क्रॉप हो। कितना लीटर? स्प्रे नहीं करना है, इसको पानी के साथ में मिला के 1 एकड़ को देना है। हाँ, ये सॉल्यूशन पूरा 1 एकड़ का है। अभी पानी कितना मिलाना ये आपके देने के तरीके पर डिपेंड करेगा। अगर भाई हमें ये डब्बे से देना है, मान के चलो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास बनाना प्लांटेशन है, हमें तो डब्बा से दे देंगे, एक एक डब्बा सबको, तो हम 1000 लीटर पानी नहीं मिलाएंगे, नहीं तो 1000 लीटर फिर आपको ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, 200 लीटर ऐड कर लेंगे और आधा लीटर सबको दे देंगे। अगर मान के चलो आपके पास वो मशीन है जो हमने आपको सुबह स्प्रे करके दिखाई, सबसे बेस्ट वो होता है कि एक 2 HP का मोटर रखा, 1000 लीटर में वो मशीन रख दी और चालू कर दिया और स्प्रेड कर दिया सबको। मगर it will take that all the paste का वो सब रहेगा ना, जो रहेगा वो मशीन से सब जाएगा। आप जब इतना मटेरियल को 40 kg को 1000 लीटर में मिला देंगे तो वो बहुत पतला हो जाएगा एंड वो चला जाएगा। स्टोर कर सकते हैं? नहीं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसको स्टोर नहीं करना, इसको 5 डेज 6 डेज या मैक्सिमम 7 डेज के बाद तक आपको इस्तेमाल कर लेनी है, यूज करना है, ठीक है, बनाना है और यूज करना है। हाँ, यूज करना है। मैंगो ट्री को देना पड़ेगा कितना? मैंगो ट्रीज को आपको लगभग वो तो आपको बड़ा मैंगो ट्रीज है तो लगभग 3 लीटर के आसपास दे दीजिए, जितना ये सॉल्यूशन है ना, ये पूरे सॉल्यूशन का 3 लीटर। हाँ, फिर उसमें भले तो 100 लीटर पानी मिला के दे दो। तो ये हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट के विकल्प के बारे में बात करी। 15 days to देना। हाँ, एवरी 15 to 20 डेज में रिपीट करना है, कोई भी क्रॉप हो, फ्रूट्स और चट को छोड़ के, जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन जो हमारी पल्सेस क्रॉप होती हैं, ग्रेन्स क्रॉप होती हैं, वेजिटेबल क्रॉप होती हैं, उनके लिए रिपीट करना है। 15 अगर फ्रूट्स के लिए how many times? फ्रूट्स के लिए एवरी 6 मंथ। Up to 6 months? हाँ For every 20 days? हाँ, नहीं फ्रूट्स की मात्रा 6 मंथ्स ఒకసారి। हाँ, वेजिटेबल को 15 दिन। हाँ, वेजिटेबल, ग्रेन्स और पल्सेस को एवरी 15 to 20 डेज में, 15 से 20 दिन का साइकिल सेट करने का। तो ऐसे करके हम लोग, हाँ कोकोनट, कोकोआ, हाँ, उनको 6 मंथ में दीजिए आप। हाँ, तो ये हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट के विकल्प के बारे में आज डिस्कस किया और ये चारों मैन्योर अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर इनके साथ में हम काम करेंगे तो आपको बाहर की खाद वाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डोज भी मैंने आपको बता दिया, ये जो लास्ट में जो खाद डिस्कस किया इसका डोज 1 एकड़ का है और ये रिपीट 15-15 दिन में होगा, बराबर। पोटेशियम का जो विकल्प है वो 500 kg एवरी क्रॉप बेसल डोज में यूज़ होगा। 2 टन हमारा वर्मी फॉस जो रॉक फास्फेट, गोबर और अर्थबम से बनेगा, वो हमारा 2 टन पर एकड़ इस्तेमाल होगा एवरी क्रॉप, ठीक है। फिर हमने नॉर्मल कंपोस्ट लेनी है, वो लेनी है 10 टन पर एकड़। और नॉर्मल कंपोस्ट का तरीका कंपोस्ट करने का वही है, 12 to 15 फीट लंबा पिट बनाइए, 4 फीट उसकी विड्थ रखिए, 2 फीट हाइट रखिए, जूट के बोरे से उसको ढकिए और बीच बीच में पलटी करिए, ठीक है। तो गोबर को आप कंपोस्ट कर सकते हैं, ऐसा काऊ डंग को ऐसे कंपोस्ट कर सकते हैं। और ये कोई भी कंपोस्टिंग का प्रोसेस होता है, नॉर्मल पिट बनाने का सेम साइज है, उसका हिप बनाना और 20-20 दिन में उसको थोड़ा सा पलटी करना, जूट के बोरे से उसे ढकना और फिर मॉइस्चर मेंटेन करना। इसमें क्या क्या कुछ भी क्या मिक्स कुछ भी नहीं करना, कोई भी मिक्स नहीं करना, बस खाली पिट, कुछ भी नहीं। हाँ, आप चाहे वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी कंपोस्ट हो जाएगा। ये इसमें जैसे गीला कचरा है, सूखा कचरा है, काउडंग है, ये सब डाल रहे हैं ना? हाँ हाँ, उसमें सब, हाँ। DAP प्रिपरेशन में एर्थवम से नए अर्थबम यूज करेंगे ना हम। एर्थवम कहाँ मिलता है? अर्थबम आपको देखो, अर्थबम के लिए जो है ना वो भारतीय नस्ल का केंचुआ, एक तो हमारे अपने फार्म पे प्रैक्टिकल करके देख लो, अगर हो जाए तो बेस्ट, नहीं तो हमने यहाँ पे भी कई लोगों को दिए हैं, उनके नंबर शेयर
कर देंगे, आप उनसे कैरी कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हाँ, अभी क्रॉप को रनिंग डोज डाइट क्या है? रनिंग डोज यही है, मटका खाद। इसको मटका खाद बोलते हैं, जो आखिरी में हमने बताया आपको। हाँ, इसी को मटका खाद बोलते हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का सब्स्टिट्यूट है और ये रनिंग में देना चाहिए। इसको लिखो मटका खाद। इसको मटका खाद बोल दो आप, है ना। हाँ, अब हम लोग जो है ना अभी भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद अगर आप बोलेंगे तो दोबारा फिर से बैठते हैं और हाँ अजोला घास को उसमें पानी में मिक्स करना है। हाँ, मिक्स करना 15 लीटर वाटर। हाँ